धन्यवाद मोनिका, जिस तरह से आपने हमें जानकारी दी पूरे देश को। रहीस सिंह जी 5 भागों में इन्होंने विश्लेषित किया मोनिका जी ने कि 5 भाग वो कौन से हैं, जिनमें कौन कौन से प्रदेश आते हैं और वहाँ पर क्या भारतीय जनता पार्टी की 2014 में स्थिति रही है और वर्तमान स्थिति के बारे में आज दिन भर में पता लगेगा। लेकिन एक चीज़ साफ तौर पर दिखाई देती है कि जो 5 क्षेत्र हैं उनमें सबसे जो प्रभावशाली क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है। इन सारे क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने क्लियर स्वीप किया था। 129 सीटें आती हैं इसमें और जिनमें से 108 सीटों पर विजय प्राप्त की थी। अधिकतर राज्यों में इनकी सरकारें भी थी। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें वहाँ पर अभी सरकार नहीं है। तो क्या कुछ परिणाम जो है घूम करके आने वाला है, हम उस गरीबी के मुद्दे पर भी आएंगे। लेकिन चूंकि मोनिका ने बात शुरू कर दी है इस बात को लेकर के कि कहाँ पर क्या कुछ रहा है, तो उसके बारे में आपसे चर्चा कर लेना चाहते हैं। देखिए, एक चीज़ तो दो तरह की बातें हैं, एक परसेप्शनल है और एक एनालिटिकल है। नहीं, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। परसेप्शनल और एनालिटिकल इसलिए जरूरी है कि अभी ईवीएम मशीनें भी नहीं खुली हैं। परसेप्शनल ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में अपने पीक पे पहुंच चुकी थी और कांग्रेस पार्टी अपने पतन के पीक पे पहुंच चुकी थी। दोनों अपने मुझे नहीं लगता है कि वो इससे नीचे गिरेगी। अब भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को कहाँ ओवरटेक करती है और उनसे वो निकाल करके लाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई विशेष डिक्लाइन देखने को आपको मिलेगा। तो पहली बात तो ये। दूसरा एक और चीज़ है कि जो उत्तर भारत की सीटें हैं या जो सरकार देने वाले जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, अगर इनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान को देखें या महाराष्ट्र को देखें, वहाँ पर कोई जो गठबंधन हुए तो उसमें कांग्रेस ने इस प्रकार का कोई स्टेप नहीं लिया है कि वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट इस मैकेनिज्म से, मतलब इलेक्शन मैकेनिज्म से उठाए। ये अलग बात है कि उनकी न्याय योजना कितना किसानों को प्रभावित कर जाती है या अन्य चीज़। जो भारतीय जनता पार्टी की मैकेनिज्म थी वो स्टैंड स्टिल है और वो उस पर अपने लेकर के, खास करके जो उनका नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा है, देखिए वो सबसे पॉपुलर मुद्दा बना और वो लोगों की जुबान पे रहा, मैंने खुद उसको सुना। दूसरी चीज़ आप देखिए, उन्होंने अपने डेवलपमेंट का जो मुद्दा उठाया उसको लोग अस्वीकार नहीं करते हैं। स्वीकार कितना करते हैं वो तो चुनाव बताएगा, लेकिन ओरली कहीं पर वो अस्वीकार उसको करते नहीं दिखे। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि 2014 और 2019 के परिणामों में कोई बहुत जमीन आसमान का कोई चेंज होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस कितना लीड करती है ये कांग्रेस की स्ट्रेटजी, कांग्रेस के प्रतिनिधि बताएंगे ज़्यादा बेहतर तरीके से। बिल्कुल, कांग्रेस की स्ट्रेटजी क्या रही, क्या मैकेनिज्म रहा। डॉक्टर रईस ने ये सवाल खड़ा किया है संजय जी कि जो मैकेनिज्म है, जिस मैकेनिज्म के चलते 129 में से मध्य क्षेत्र की 108 सीटें भारतीय जनता पार्टी 2014 के चुनाव में जीतती है। रईस जी ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने उच्चतम स्कोर पे और कांग्रेस पार्टी अपने न्यूनतम स्कोर पर पहुंची है। निश्चित रूप से परिवर्तन होना चाहिए, ऐसा अनुमान है। क्या कुछ किया है उस परिवर्तन के लिए आपने? देखिए, जो परिवर्तन 2014 में हुआ था, 2014 में जो कांग्रेस के काम थे और कांग्रेस के बारे में एक दुष्प्रचार था जी, तो उस दुष्प्रचार के खिलाफ जो है जनमत जो है वो माननीय हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी को मिला और उन्होंने तमाम देश को सपने दिखाए, तमाम वादे किए। अब उन वादों को हम जो है जनता के बीच ले गए जी। कई ऐसे प्रदेश थे जहां आपने बताया कि कांग्रेस शून्य थी जी, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी पूरी, जैसे राजस्थान में 25 की 25 सीटें, बिल्कुल, मध्य प्रदेश में 29 सीटों में कांग्रेस के पास दोनों जगहों पे कांग्रेस की सरकार भी बाद में आई। जी, कांग्रेस की 2 सीटें थी और 27 सीटें भाजपा की थी। अब उन प्रदेशों में हमारी सरकार है और हमारी सरकार जो है एक मैनिफेस्टो, एक घोषणा पत्र लेकर गई थी चुनाव में, प्रदेश सरकारों लेके गई थी और उन घोषणा पत्र पे उन्होंने काम किया है।
तो वो हमारे काम की भी एक परीक्षा है इस चुनाव में। बिल्कुल, आपकी काम की परीक्षा है डॉक्टर एम के अग्रवाल। हम कपीस जी से भी ये जानना चाहेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग कपीस जी का है, जो इन्होंने एक नया एक्सपेरिमेंट किया है समाजवादी पार्टी और बहुजन, नया तो नहीं है लेकिन दूसरी बार एक्सपेरिमेंट किया गया है। तमाम सारे गिले शिकवे और आपस की मतभेद भुला करके लोग दोनों एक मंच पर आए हैं। आपसे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले चलते हैं, हमारे संवाददाता राजीव चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव जी, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल। राजीव, देखिए, किस तरीके से आज का जो मतगणना है, क्या प्रतीक्षा है जनता को और किस तरह से लोगों को इंतजार है आज की इस मतगणना का? बिल्कुल आशुतोष जी, आप देख रहे होंगे कि इस समय हमारे पीछे आप देख रहे हैं सड़कें पूरी खाली पड़ी हुई हैं और लोग बागों के मन में बहुत उत्कंठा है कि वो जानना चाह रहे हैं कि किस तरह से रुझान आगे बढ़ेंगे, किस तरह से परिणाम का शक्ल लेंगे वो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो पिछले 2 दिन पहले जो एग्जिट पोल आए हैं, उसके चलते भी लोगों के बीच में 2 तरह की विचारधाराएं पैदा हो गई हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एग्जिट पोल सही होने जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं एग्जिट पोल के विपरीत भी जो है परिणाम आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के लोगों के मन में उत्कंठाएं हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सड़कें खाली हैं, लोग अपने टीवी सेट के सामने और अन्य माध्यमों से, प्रचार के अन्य माध्यमों से जो है बिल्कुल। राजीव जी, दूरदर्शन ने भी जगह जगह अपने स्क्रीन्स लगा रखे हैं। हम दोबारा जब आपके पास आएंगे तो हम आपको उसके बारे में भी बातचीत करेंगे और लोगों को पल पल की जानकारी देने के लिए दूरदर्शन पूरी तरह से तैयार है। और राजीव आप जहां पर खड़े हैं, राजीव आप मिलने लगेंगे। राजीव आप जहां पर खड़े हुए हैं इस वक्त, हमें ये अच्छी तरह से मालूम है कि दूरदर्शन ने वहां पर एक वॉल लगा रखी है जिस पर कि लगातार दिन भर जो हमारे परिणाम आएंगे वहां पर आने जाने और गुजरने वाले लोगों को अपडेट करते रहेंगे। कैमरामैन से कहिए वो वॉल हमको आप दिखा सकते हैं क्या? जी, मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि जो एक वॉल हमने लगाई हुई है उसको वो दिखाएं, जिसके माध्यम से हम लगातार चुनाव परिणाम, उनके रुझान और बहुत सारी जो चर्चा उनको लेकर के चल रही है, चुनाव परिणामों को लेकर के, वो हम दिखाते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम अन्य जो हमारे पड़ोसी प्रदेश हैं जैसे उत्तराखंड है, उसके भी परिणाम हम आपको दिखाएंगे। साथ साथ बिल्कुल राजीव, महत्वपूर्ण सीटें हैं, बिल्कुल राजीव, के बारे में भी हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे। पूरे देश की निगाह जो है इस समय चुनाव परिणामों को लेकर के, रुझानों को लेकर के लगी हुई है। जी बिल्कुल राजीव, धन्यवाद। जैसे जैसे चुनाव परिणाम ईवीएम मशीनों के खुलने में बस थोड़ा ही समय शेष रह गया है, उसके साथ ही परिणाम और रुझान हमारे सामने आने लगेंगे। लगातार हम आपसे अपडेट के लिए आपसे जुड़े रहेंगे। डॉक्टर एम के अग्रवाल जी, बात चल रही थी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी या डॉक्टर रहीस सिंह ने एक मैकेनिज्म शब्द का इस्तेमाल किया। मैकेनिज्म निश्चित रूप से इस 70 सालों में जो भी राजनीतिक दल रहे हैं, वो चाहे इंदिरा गांधी का गरीबी हटाओ का नारा रहा हो, वो भी एक मैकेनिज्म था। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, ये भी एक मैकेनिज्म है। कौन सा मैकेनिज्म आज परिणाम लेकर के आता है, डॉक्टर साहब जानना चाहते हैं? देखिए, कांग्रेस पुरानी पार्टी रही है, जी, तजुर्बों का इनके पास भंडार रहा है, लेकिन शायद ये तजुर्बों को अपडेट करना नहीं चाहते जी। अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के हमारे प्रतिनिधि यहाँ पर कह रहे थे वादा लेकर के आए नरेंद्र मोदी जी, उसको हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया जी। यानी कि आज भी आप नए विचार, नए जो डायनेमिक्स हैं, नए मैकेनिज्म, उसकी तरफ आप बढ़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं जी। नरेंद्र मोदी क्यों आए 2014 में? आप सोचिए, इतनी विघ्न बाधाओं के बावजूद, जिस प्रकार से भाजपा का आइसोलेशन रहता है इंडियन पॉलिटिक्स में, और ख़ास तौर पर मेन स्ट्रीम की जो पार्टीज़ हैं, कांग्रेस है, सपा बसपा उत्तर प्रदेश में है, या दक्षिण की पार्टियां हैं, उन सब के बावजूद उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो एक मिडवे से काफ़ी आगे निकल गए अकेले दम पर। इसका मतलब कि आपने कोई ना कोई महत्वपूर्ण एरिया, बहुत बड़ा एरिया अनएक्सप्लोर्ड छोड़ दिया, अनअटेंडेड छोड़ दिया, और लोगों के एस्पिरेशन पर ध्यान नहीं दिया। आपका ध्यान जो भी रहा हो, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपके इरादे गलत रहे होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर आपने उन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी ने एक सिंगल बैटिंग में 282 का आंकड़ा पार कर लिया।
आप डॉक्टर सोचिए। डॉक्टर साहब, वो जो खाली क्षेत्र जिसकी आप बात कर रहे हैं, डॉक्टर रईस आप भी सहमत होंगे, कपीस जी यहाँ पर बैठे हुए हैं सपा बसपा के प्रतिनिधि के रूप में, वो खाली स्पेस जो कांग्रेस ने छोड़ी, जिसका अधिग्रहण बाद में नरेंद्र मोदी ने कर लिया, वो खाली स्पेस में सपा और बसपा भी बनी रही है। चर्चा हम करेंगे इसकी, लेकिन इस वक्त लखनऊ, राजधानी लखनऊ किसी मतगणना स्थल पर हमारे संवाददाता उमाशंकर दुबे मौजूद हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि राजधानी लखनऊ से भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह दोबारा जो है मैदान में हैं। उमाशंकर, किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी देर में वहां पर मतगणना का काम शुरू होगा? उमाशंकर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन इसके बाद फिर हम उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। कपीस जी, मैंने आपके लिए ही सवाल छोड़ा था डॉक्टर साहब को रोक करके, एक गैप की बात की, डॉक्टर रईस ने एक मैकेनिज्म की बात की, थोड़ी बड़ी बड़ी बातें हैं, गाढ़ी किस्म की बातें हैं, लेकिन आज का जो परिणाम निकल करके आएगा इन्हीं बड़ी बातों से और इन्हीं बड़ी चीज़ों से निकल करके आएगा। जी देखिए, राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय दल दोनों के लिए कार्य करने की जो क्षेत्र है वो एकदम अलग है। देखिए, राष्ट्रीय दल जो है वो पूरे राष्ट्र के स्तर पर जहाँ चीज़ों को देखते हैं, वहीं जो क्षेत्रीय दल होते हैं वो कंसंट्रेट करते हैं अपने एक किसी बिंदु, एक क्षेत्र को, और वहाँ के लोगों से जो उनकी जुड़ाव होती है, उनके लिए जो सोच होती है, उनके विकास के लिए जो उनके पास काम होता है, वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन 2014 का जहाँ जिक्र हो रहा था, वो जो गैप छोड़ने की बात कही गई, वो उससे मैं इत्तेफाक इस वजह से नहीं करता हूँ कि देखिए, देश को विकास परक रास्तों से आगे ले जाना और देश को किसी छद्म आवरण में ढक देना और उससे लोगों का आस्था का फायदा उठाना, वो एक दूसरा छद्म प्रबंधन जरूर हो सकता है, और यही इस देश के साथ हुआ। देखिए, 2014 आपने के एक तीसरी बात उठाई है, छद्म प्रबंधन। हम इस पर जरूर बात करेंगे क्योंकि छद्म प्रबंधन की पूरे 5 साल चर्चा हुई है, और मैं समझता हूं कि जब जनादेश किसी राजनीतिक दल को मिला है, जब जनता ने वोट दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि किसी छद्म उसमें आकर के जनता ने वोट दिया, कि समझदारी से वोट नहीं दिया। लेकिन इस वक्त हमारे साथ राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह के विरुद्ध खड़ी पूनम सिन्हा, जो महागठबंधन की प्रत्याशी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा अभिनेता की पत्नी हैं। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार में कांग्रेसी हैं और पूनम सिन्हा उनकी पत्नी उत्तर प्रदेश में महागठबंधन की प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं एक मिनट। मुनासिब नहीं होगा, और ठीक है, दोनों जब लड़ते हैं, लड़ाई है, तो फिर एक को जीत के आना है। तो फिर देखते हैं। अब हमारा गठबंधन यूपी में जो हमारा गठबंधन है वो बहुत ही मजबूत और अच्छा गठबंधन है, जहाँ लोगों ने काम किया हुआ है, और मुझे लगता है काम के लिए लोगों को हमें वोट देना चाहिए था और उन्होंने दिया। रईस जी, पूनम सिन्हा थी ये, और इनका गठबंधन हमें लगता है कि सबसे मजबूत है, क्योंकि बिहार में इनके पति कांग्रेस में है और उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ है। ये छद्म आवरण की बात की थी कपीस जी ने। अभी हमारी बात पूरी नहीं हो पाई थी। लीजिए आप, बिल्कुल। मैं उसको, क्योंकि कहना बहुत जरूरी है। नहीं, बिल्कुल। 2014 के अंदर जब हम लोग चुनाव में जाने वाले थे, उससे पहले, लेकिन छद्म वाली बात गहरी है, बहुत गहरी है, उसको आना चाहिए। और देश की जनता को हम ये नहीं कहते हैं, आवरण करने वाले को देश की जनता नहीं छद्म है। आवरण आप अगर ऐसा फैलाते हैं और आपके पीछे हमारे दो विद्वान साहब बैठे हुए हैं कि इस देश की जनता प्रबुद्ध कितनी है कि वो छद्म आवरण में आती है या नहीं आती है। जी कपीस जी, बोलिए। देखिए, 2014 के पहले जिस तरीके से देश के अंदर एक माहौल बनाया गया, देखिए, यूपीए की सरकार मुसलसल 10 सालों तक चली। यूपीए की जो पहली सरकार थी, एक मिनट आपको हम यहाँ पर रोकेंगे। हमारे संवाददाता उमाशंकर दुबे राजधानी लखनऊ में, जहाँ पर राजनाथ सिंह, पूनम सिन्हा आमने सामने है, पूनम सिन्हा को आपने सुना, मतगणना केंद्र पर उमाशंकर दुबे मौजूद हैं। और मैं उमाशंकर से बात हो सकती है क्या हमारी? उमाशंकर, क्या कुछ तैयारी है और किस तरह से मतगणना का काम अभी शुरू होने वाला है? उमाशंकर से हमारा विधिवत संपर्क फिर टूट गया है, और जो हमारा संपर्क जुड़ता है हम फिर से उनके पास पहुंचेंगे और उनसे जानकारी लेंगे। कपीस जी, कुछ कह रहे थे? तो मैं ये कह रहा था कि यूपीए की जो मुसलसल 10 साल की सरकार चली, जिसमें कि 5 साल की जो यूपीए फर्स्ट की सरकार थी, उसके बाद जब दोबारा सुनते रहिए जी, कोई यूपीए के बारे में भी कुछ कह रहे हैं। यूपीए दूसरी बार जब आई तो उस पे कथित भ्रष्टाचार का ऐसा ओरा खींचा गया, और आपने देखा होगा कि उस समय जिस तरीके से अन्ना
का अन्ना हजारे का एक आंदोलन चला, जी, उसमें बिल्कुल। बाबा रामदेव भी आए और तमाम चीज़ें थीं, और वो कहीं ना कहीं से भाजपा के द्वारा प्रायोजित थीं। हम इसलिए कह सकते हैं कि वो प्रायोजित थीं जी। क्योंकि देखिए वो आंदोलन उसी तरीके से जिस भ्रष्टाचार को लेकर खड़ा हुआ और जिस तरीके से फिर भारतीय जनता पार्टी इनके यूपीए के खिलाफ नकारात्मक चीज़ें बनी और उसका फायदा उठाया अगर किसी ने, तो